नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज चर्चा। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के दिलचस्प और गतिशील हालातों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारी जोर शोर से चल रही है और हाल ही में उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार और वहां मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट तक रुकना और उसके बाद मीटिंग का 2.5 घंटे चलना और मीटिंग में 38 फैसले ले लेना राजनीति में हलचल पैदा करता है। महायुति के सहयोगियों के दरारें, सीट बंटवारे की जद्दोजहद और आगामी चुनावों के लिए रणनीतियां, ये सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए देने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से वसीम हैदर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अजीत पवार की कैबिनेट मीटिंग से जल्दी निकल जाने को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये महायुति में आंतरिक असहमति का संकेत है या फिर कुछ और? देखिए, अजीत पवार जब कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकले तो वो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मनमुटाव तो बना हुआ है और ये लगातार मनमुटाव बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार को टारगेट किया जा रहा है, आप देखेंगे पिछले दिनों कई जो नेता थे, खासतौर से बीजेपी के नेता हो या शिंदे ग्रुप के नेता हो, अजीत पवार को टारगेट कर रहे हैं कि हम इनके साथ कैबिनेट में बैठ नहीं सकते। इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे है कि हम इनके साथ कैबिनेट में बैठ नहीं सकते, इस तरह का इस्तेमाल किया गया था। उसके बावजूद भी अजीत पवार कहीं न कहीं अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे हम छोटे नेताओं से बात नहीं करते, हम दिल्ली बात करते हैं। इस तरह की बातें हुई। लेकिन अब ये कैबिनेट की जो मीटिंग थी, तकरीबन ये लास्ट मीटिंग मानी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो इस वक्त चल रही है, उसकी कैबिनेट की मीटिंग जो कल हुई थी, वो लास्ट मीटिंग तकरीबन मानी जा रही है, क्योंकि 1 या 2 दिनों में चुनाव घोषित हो जाएगा और उसके बाद फिर तो कैबिनेट मीटिंग होगी नहीं। और अजीत पवार का इस तरह से निकलना बहुत सारे संकेत दे रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि जो टिकट बंटवारे की बातचीत चल रही है, उसको लेकर अजीत पवार कहीं न कहीं नाराज़ है, क्योंकि जो नंबर अजीत पवार को दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि अजीत पवार के साथ 40 जो है विधायक तकरीबन गए हुए हैं, और उसके बावजूद अजीत पवार को 40 से 50 जो है सीट देने की बात सामने आ रही है। वहीं 40 विधायक तो शिंदे के साथ भी गए थे और शिंदे को 75 से 80 सीटें देने की बात सामने आ रही है। अब तक पुख्ता तौर पे कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे जो चीज़ सामने आ रही है, छन-छन के मीडिया को भी मिल रही है, हम भी जब कुछ नेताओं से बात करते हैं, तो यह है कि अजीत पवार को कम सीटें मिलेगी और शिंदे को ज़्यादा सीटें मिल जाएगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है और ये तकरीबन दिखता भी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि अजीत पवार की नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है और कैबिनेट से बाहर वो निकल गए, लेकिन मीडिया से बात नहीं की, क्यों नाराज़ है, क्यों जल्दी निकले, अपना काम है बोल के चले गए। और आमतौर पे नेता इस तरह से कहते ही है कि मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ, बाकी मेरे लोग अंदर है, वो देखते रहेंगे। तो ये बोलना ठीक नहीं, क्योंकि जब आखिरी कैबिनेट मीटिंग होती है और दिख रहा है कि ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग है और उसपे अगर चले जाते हैं, तो मनमुटाव तो बना हुआ है। अजीत पवार कोई दबाव तंत्र करना चाहते हैं, जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ सीटें बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल दिखता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वो नतीजे इनके माकूल नहीं थे और अजीत पवार का जो परफॉर्मेंस था, सबसे घटिया परफॉर्मेंस था, ये कहा जा सकता है। घटिया शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अजीत पवार से ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि जो परफॉर्मेंस उनका आया है, वो आएगा। कहीं न कहीं जो अजीत पवार के साथ नेता गए हुए हैं, वो अपने आप में सब पावरफुल नेता है। कोई ऐसा सिंगल नेता नहीं, पार्टी के साथ तो है ही, लेकिन वो अपने आप में पावरफुल नेता है, उसके बावजूद वो हार जाते हैं। तो नुकसान तो उठाना पड़ा एनडीए को, और जो नुकसान उठाया है, वो सब देख रहे हैं क्या नुकसान हुआ है। अब यही वजह है कि अजीत पवार को साइडलाइन करने की बात सामने आ रही है, अजीत पवार को दूर रखने की बात सामने आ रही है, अजीत पवार को कम सीट देने की बात सामने आ रही है। ये सब तब तक होता रहेगा जब तक ये पूरे आंकड़े, यानी चुनाव में जाने से पहले तक जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जो बातें होती है, वो बातें पूरी खुलकर सामने नहीं आ जाती। कितनी सीट दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी, कितनी बातें हो रही है। जो बातें हो रही है वो तो आप देखोगे कि इतनी है कि अजीत पवार कहीं न कहीं हाशिए पे चले जा चुके हैं। अब वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ। अब वो ताकतवर कितने हैं, हम जानते हैं कि वो ज़रूर ताकतवर है, क्योंकि अपने साथ 40 विधायक लेकर गए। लेकिन ताकतवर जब तक है, तब जब तक उनके साथ शरद पवार है। अब शरद पवार नहीं है तो उनकी हालत क्या हो गई है, सब देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। हम जब भी मिलते हैं अजीत पवार, जब पहले मिलते थे अजीत पवार से, जो उनके टोन हुआ करते थे, उनके स्टाइल हुआ करते थे, वो अब नहीं रह गई है। तो कहीं न कहीं अजीत पवार कमज़ोर पड़े हैं, यही वजह से वो निकले हैं बाहर। जी। हाँ, ये मतलब ये है ना कि इस तरीके से मीटिंग से चले जाना, इस तरीके का रवैया दिखाना, एनसीपी को भी इसका बड़ा घाटा हो ही सकता है। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दी गई सुविधाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या ये कदम वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन सकता है? देखिए, वोट बैंक के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। आप देखिए, जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, जितने भी योजनाएँ लाई जा रही हैं, सब वोट बैंक के लिए है। अभी एक लाडली बहन योजना लाई गई है।
महिलाओं को जो है 1,500 रुपया महीना दिया जा रहा है, एडवांस में भी दिया जा रहा है। आप देखिए दिवाली आने से पहले दिवाली का बोनस भी उनके अकाउंट में आ गया, 1,500 रुपया महीना। तकरीबन अब तक के 7,500 रुपए महिलाओं को आ चुके हैं जब से ये बहन लाडली बहन योजना शुरू हुई है। आदिवासियों को भी उन्होंने कई जो है देने की कोशिश की है। आदिवासियों के लिए उन्होंने अभी एजुकेशन में आरक्षण देने की बात सामने आई हुई है, उसके लिए उन्होंने जीआर निकाला है। ये सारी चीजें वोट बैंक के लिए। अब जहां तक बात की जाए आदिवासी, आदिवासी नेता बहुत है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में आदिवासी अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता है, सबका अपना अपना वर्चस्व है। कांग्रेस में भी आदिवासी नेता है, बीजेपी में भी आदिवासी नेता है, सिद्धि ग्रुप में भी है, एनसीपी में भी है। तो सभी पार्टियों में आदिवासी नेता है, वो अपना अपना बेल्ट पकड़े हुए थे। बहुत ज्यादा आदिवासियों से फायदा होगा। या अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक की बात की जाए, जो मुस्लिम खासतौर से मुस्लिम समाज है, वो बीजेपी को वोट नहीं देता, ये बात साफ हो गई। लेकिन सिंधे को वोट जरूर देते थे। लेकिन अब सिंधे की हालत यह हो गई बीजेपी के साथ जाने से कि सिंधे से भी लोग कटने लगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कद जो है मुसलमानों में बढ़ चुका है। और खासतौर से जो भी मुस्लिम, वो जो थोड़े प्रोग्रेसिव है, वो अब उद्धव ठाकरे के साथ नजर आते। पहले कांग्रेस के साथ थे, अब उद्धव के साथ भी नजर आ रहे हैं। उनको उद्धव को वोट देने में कोई गरेज नहीं है। पहले उद्धव से वो दूर रहा करते थे, शिवसेना से दूर रहा करते थे, लेकिन अब उद्धव को वोट देने से गरेज नहीं है। सिंधे वहां हासिल चले गए। एनसीपी की बात की जाए, एनसीपी जब शरद पवार के साथ थे तो एनसीपी को भी मुस्लिम वोट अच्छे खासे मिला करते थे। लेकिन अजित पवार को वोट मिलेगा मुसलमानों का, ये बड़ा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि वो जो बीजेपी के साथ गया उसका नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। तो अल्पसंख्यक बिल्कुल वोट नहीं देंगे, ये बात साफ है और ये जानते भी है। क्योंकि लाडली बहन योजना निकाली गई कुछ दिनों पहले, वो हमारी बात हो रही थी देवेंद्र फडणवीस जी से, उनका साफ कहना था कि लाडली बहन योजना से हमें लग रहा था बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन फिलहाल उतना फायदा हमें इसलिए नहीं दिख रहा है कि इसको जो फायदा उठा रहे हैं वो मुस्लिम और दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल रहा है। और ये हमारे वोट बैंक नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया जो बनाया गया है उसमें मुस्लिम और दलित महिलाएं जो है सबसे ज्यादा बैठ रही है उस क्राइटेरिया में। इसकी वजह से उनको पैसा पहुंच रहा है। क्योंकि हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नंबर मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़े से दिख रहा है कि मुस्लिम और दलितों को सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। और ये हमारे वोट बैंक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि हमें नंबर तो दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे वोट बैंक के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो वो कैसे वोट दे देंगे। तो इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान तो उन्हें नजर आ रहा है। तो योजनाएं जरूर निकाली जा रही है, लेकिन उस योजनाओं का जमीनी हकीकत में देखा जाए तो जैसे, क्योंकि हम खुद सोच रहे थे कि आधी वो जो जो योजना निकाली गई है लाडली बहन योजना, क्योंकि महिलाओं के अकाउंट में, आप सोचिए कि आपके अकाउंट में अचानक पैसा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। लेकिन उन लोगों को जो पहले से ही जिस पार्टी से दूर है, उसको पैसा जाएगा तो वो पैसा आए नहीं आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर पे दिख रहा था, लेकिन नंबर के बाद जब उसको छाना गया, देखा गया, तो ये कौन किन के पास जा रहा है, तो उसमें नजर आया कि मुस्लिम और दलितों के पास जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर रहते हैं, और उन्हीं के पास पैसा जा रहा है। तो पैसा मिले ना मिले, वो देना तो है नहीं, तो ये उतना ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। तो योजनाएं बहुत निकली है, लेकिन उस योजनाओं का फायदा कुछ बेल्ट में मिल जाएगा, कुछ बेल्ट में नहीं मिलेगा। जब आंकड़ों को पूरा छाना जाता है तो कहीं ना कहीं उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना सरकार खर्च कर रही है। जी। जी, अब योजनाओं की बात करें, जो किसान निधि योजना थी, हरियाणा के चुनाव की बात करती हूँ मैं। वहाँ चुनाव के दिन ही अकाउंट में पैसा आया था किसानों के, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिला है। तो हरियाणा में जीत के बाद क्या इसका असर वो महाराष्ट्र में देख पाएगी बीजेपी सरकार के द्वारा, क्या दिखेगा कुछ? देखिए लोकसभा के जब देखिए लोकसभा के जब नतीजे आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो है इस वक्त विपक्ष हावी हो चुका है, क्योंकि जो नंबर है वो नंबर साफ दिख रहे थे कि विपक्ष हावी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लीड किया था, फिर दूसरी पार्टियों ने लीड किया था, और बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, साथ में उनके साथियों की भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि और उसको जब तुम लोकसभा के नतीजों को और विधानसभा में जब नंबर पे देखते हैं, तो उनको 170 के आसपास सीट जो है विधानसभा जीत हुई थी उस नतीजे के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जहां जहां डेंट लगा था, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा हुआ कि जहां जहां डेंट लगा था वो उसको दूर करने की कोशिश बीजेपी ने की है। क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी और सिंधे सरकार इस वक्त जिस तरह से काम कर रही है, जहां जहां डेंट लगा था उस डेंट को भरने की पूरी कोशिश की है। और खास तौर से उन इलाकों में जहां वो 10-15 हजार से पीछे थे, अब की हालत अगर देखा जाए तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं भर दिया है। और अब जो लड़ाई दिख रही है हम लोगों को, जो दिख रही है वो नेट टू नेट दिख रही है। जो पीछे हुआ करती थी बीजेपी और सिंधे सरकार, वो आज जो है नेट टू नेट पे आ चुके हैं। आने वाले दिनों में ये आगे भी निकल सकते हैं, क्योंकि अब वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। और जो ये नतीजे आ गए हैं हरियाणा के, कहीं ना कहीं उससे जो हौसले बहुत ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की और जो ये सरकारें हैं, जो दूसरी है शिवसेना, कांग्रेस शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, ये इस वक्त कहीं ना कहीं उस नतीजे से डरी हुई है, सहमी हुई है, वो दिख रहा है हमें। और कहीं ना कहीं जो आम लोग भी है उस नतीजे के बाद उनका भी मन बदलता नजर आ रहा है। तो नुकसान उस नतीजे का कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को हो सकता है और उद्धव ठाकरे को हो सकता है, क्योंकि वो भी इस चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं।
और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ा है इस चुनाव का और नतीजों का, और वो असर हमें अब ज़मीन पे भी देखने मिल रहा है कि लोगों का माइंड बदलता नज़र आ रहा है। जो लोग पहले बात करते थे हमसे, उनका अब बात करने का तरीका बदल गया है। जी। तो विपक्ष को लेकर आपकी क्या राय है इस समय महाराष्ट्र में? देखिए, विपक्ष अभी भी कमज़ोर है क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जिस तरह से शिंदे की शिवसेना काम कर रही है, अजित पवार को तो मैं इतना फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि अजित पवार के अपने एक वोट बैंक है और वो वहीं काम करते हैं। लेकिन जिस तरह शिंदे और बीजेपी काम कर रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, जहाँ गलतियाँ हैं उसे सुधारना, जो लोग उनसे दूर हैं उनको किस तरह से नज़दीक लाना, अलग-अलग योजनाओं के तहत सरकार का जो चीज़ें होती है सरकार का फ़ायदा लोगों को देना, और दूसरी चीज़ ये रही कि जो पैसों का खेल इस वक़्त चल रहा है, बहुत बड़ा खेल पैसों का चल रहा है, वो पैसों का खेल भी हमें देखने मिल रहा है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं न कहीं इसमें पिछड़ती नज़र आ रही है भी, और उद्धव ठाकरे इस वक़्त पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। हम जब महाराष्ट्र के सोशल मीडिया को उठाते हैं, देखते हैं, तो पहले जो है दोनों नेक टू नेक दिखते थे। अगर एक एक योजनाएँ अगर कांग्रेस की नज़र आती थी, तो एक बीजेपी की नज़र आती थी। लेकिन अब जो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे सेना बहुत आगे हो चुकी है और ये लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया को कहीं भी उठाइए, तो हर सोशल मीडिया पे आपको राज्य सरकार की जो योजना है वो दिखती है, लेकिन विपक्ष के जो चैलेंज हो, जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दिख रहे। यानी कहीं न कहीं ये आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे नदारद हो गए हैं, जैसे ये कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं और दिख रहा है क्या, और ये इसको दूर करने की कोशिश भी नहीं हो रही है इस वक़्त। कांग्रेस द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से हाइप दिया जाता है, जो आम लोगों तक पहुँचा जाता है, उसकी इनके पास जो तोड़ नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना लगातार इसकी तोड़ लेकर आगे बढ़ते नजर आते हैं। फिलहाल विपक्ष जो है आहिस्ता-आहिस्ता पीछे होता नजर आ रहा है, ये बात साफ है। जो पहले हालात थे वो हालात अब नहीं है, ये समझना होगा। ये लोकसभा के चुनाव के बाद जो हालात थे एकदम विन टू विन सिचुएशन दिख रही थी, वो अब नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष जो था वो बड़े हवे में आगे चुका था, उन लोगों के बीच में जाना उनका रुक गया था, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आए तो उनको लगा कि अब हम ऐसे भी जीत जाएँगे। अगर आज चुनाव करा दिया जाए तो वो हालात अब नहीं रह गए हैं और कहीं न कहीं विपक्ष को बराबर की टक्कर देना है, तो उनको अब जो कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, यानी अब मैं आपको बता दूँ कि सोमवार तक महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो जाएगा, ये तय है। इन कुछ दिनों में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बहुत पिछड़ जाएँगे, क्योंकि सत्ता जिनके पास होती है, आप समझ सकती है कि सत्ता का जो फ़ायदा होता है, सत्ता से जो ताकत मिलती है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं चुनाव में तो होता ही है। साथ में जो है लोग भी उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो उनके सामने खड़े रहे, जो उनके साथ खड़े रहे, और फिलहाल जो है ये अभी भी केविन की राजनीति हमें देखने मिल रही है उद्धव द्वारा और कांग्रेस द्वारा। जी। जी, बहुत कम समय पर आपने महाराष्ट्र की राजनीति को हमें समझाने की कोशिश की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।